नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान पीजी कॉलेज बहराइच उत्तर प्रदेश, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पर्यावरण की इस श्रृंखला में आज जो हमारा विषय है वो है नव निश्चयवाद। पर्यावरण की जो श्रृंखला हमारी चल रही है वीडियो की, उसमें आज का विषय है हमारा नव निश्चयवाद। इससे पहले के वीडियो में नियतवाद, संभववाद आदि के बारे में बताया गया है। इसी क्रम में आज का विषय जो है वो है नव निश्चयवाद। दोस्तों, संभववाद और नियतवाद की विचारधारा के बीच का एक मार्ग है संभववाद और नियतवाद की विचारधारा का एक बीच का मार्ग कह सकते हैं विकसित हुआ, वो नव निश्चयवाद है। मानव और पर्यावरण के संबंधों, मानव और पर्यावरण के संबंधों को प्रतिपादित करने हेतु नियतवाद और संभववाद को एकांगी, नियतवाद और संभववाद को एकांगी या अतिवादी स्वीकार कर उसके स्थान पर एक मध्यम मार्गी विचारधारा का विकास हुआ, जिसे नव निश्चयवाद या आधुनिक नियतवाद, जिसे नव निश्चयवाद या आधुनिक नियतवाद का नाम दिया गया। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने जो इस विचारधारा के, ग्रिफिथ टेलर महोदय इस विचारधारा के प्रारंभिक प्रणेता थे। ग्रिफिथ टेलर महोदय नव निश्चयवाद या आधुनिक नियतवाद जिसे कहते हैं, इस विचारधारा के प्रारंभिक प्रणेता थे। उन्होंने इसे रुको और जाओ नियतवाद, ग्रिफिथ टेलर महोदय ने रुको और जाओ नियतवाद तथा टैथम महोदय ने इसे क्रियात्मक संभववाद तथा टैथम महोदय ने इसे क्रियात्मक संभववाद का नाम दिया। इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, इसका उद्देश्य पूर्ण विकसित दोनों विचारधाराओं के मध्य समन्वय करता है। अर्थात प्रकृति का प्रभाव मानवीय क्रियाओं पर पड़ता है
मानव अपने कौशल एवं ज्ञान, मानव अपने कौशल और ज्ञान से पर्यावरण की अनेक दशाओं को अपने अनुकूल कर लेता है या उसके अनुरूप स्वयं हो जाता है। यानी पर्यावरण को अपने अनुसार ढालता है या पर्यावरण के अनुसार स्वयं ढल जाता है, अर्थात वो एक सीमा तक पर्यावरण को ही परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखता है। एक सीमा तक ही पर्यावरण को परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखता है। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने इसकी व्याख्या करते हुए वर्णित किया है कि वास्तव में न तो प्रकृति का मानव पर पूरा नियंत्रण है, वास्तव में न तो प्रकृति का मानव के ऊपर पूरा नियंत्रण है और न ही मानव प्रकृति पर विजेता है, और न ही मानव जो है का प्रकृति पर नियंत्रण है। दोनों प्रकृति और मानव दोनों एक दूसरे से क्रियात्मक रूप से संबंधित हैं। ग्रिफिथ टेलर महोदय के अनुसार मानव और पर्यावरण दोनों एक दूसरे से क्रियात्मक रूप से संबंधित हैं। प्रगति हेतु मानव देश के विकास की गति को तेज कर सकता है, मंद कर सकता है या रोक सकता है, किंतु पर्यावरण के दिशा निर्देशों की अवहेलना नहीं कर सकता है। किंतु पर्यावरण के दिशा निर्देश जो हैं उनकी अवहेलना नहीं कर सकता है। उन्होंने इसकी तुलना एक ट्रैफिक नियंत्रण से की है। उन्होंने इसकी तुलना एक ट्रैफिक नियंत्रण से की है जो गति को रोक सकता है, उसकी दिशा नहीं बदल सकता है। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने बताया है कि पर्यावरण की शक्तियां चौराहे पर खड़े हुए ट्रैफिक पुलिस की भांति कार्य करती हैं, जो आने वाले वाहनों को एक पल के लिए रोकती हैं, फिर पुनः उसको उसकी गंतव्य स्थानों की तरफ जाने देती हैं। उसकी दिशा को नहीं बदल सकते हैं। यह विचार विकास, विशेषकर वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास का प्रतिफल है। मानव पर्यावरण के संबंध का उचित विश्लेषण इसी मध्यम मार्ग द्वारा ही संभव है। फिर भी संबंध स्थिर नहीं, अर्थात समय के साथ मानव की प्रकृति से संबंध का स्वरूप जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है। मानव जहां पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था, मध्यकालीन मानव नहीं, और आधुनिक मानव का प्रकृति या वातावरण से संबंध का स्वरूप क्रियात्मक अथवा अंतर संबंधित है। मानव अपने प्रयासों से निसंदेह अनेक संभावनाओं का पता लगाता है और प्रगति के पथ पर अग्रसर होता जाता है। इसी कारण से इस विचारधारा को कुछ विद्वान, कुछ भूगोलवेत्ता संभावनावाद
कुछ भूगोलवेत्ता इस विचारधारा को संभावनावाद के नाम से संबोधित करते हैं। अर्थात संभावनावाद नियतवाद एवं संभववाद के आधार पर विधिक भौगोलिक प्रारूपों का विकास होता है। वातावरण एवं मानव दोनों को, वातावरण और मानव दोनों को पर्याप्त महत्व देने तथा वातावरण और मानव को पर्याप्त महत्व देने अतः विभिन्न प्रकार का महत्व देने और एक दूसरे महत्व देने तथा एक दूसरे का पूरक मानने के विचार अनेक भूगोलवेत्ताओं ने प्रस्तुत किया है, जिनमें फ्ल्यूरर महोदय, OHK स्पेट महोदय, AF मार्टिन महोदय, उलरिज महोदय, उलरिज और ईस्ट महोदय, रॉक्सबी महोदय, हर्बर्टसन महोदय आदि प्रमुख हैं। मानव वास्तव में पहले जहां वातावरण नियंत्रण की चर्चा होती थी, पहले जहां वातावरण नियंत्रण की चर्चा होती थी, वहां बाद में प्रभाव को माना जाने लगा। वहां बाद में प्रभाव को माना जाने लगा। तत्पश्चात अनुकूलन को स्वीकार किया जाने लगा। मानव और पर्यावरण की शक्तियां दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ये जो विचारधारा है नियतवाद, इसको जो संभावनावाद के नाम से संबोधित भी किया गया है, इस विचारधारा में नियतवाद और संभववाद के मध्य मार्ग को अपनाया गया है। मानव को महत्व दिया गया है, साथ ही साथ पर्यावरणीय शक्तियों को नकारा नहीं गया है, बल्कि यह बताया गया है कि पर्यावरण की शक्तियां चौराहे पर खड़े हुए एक ट्रैफिक पुलिस की भांति कार्य करती हैं, जो आने वाले वाहनों को एक पल के लिए रोकती हैं और पुनः उसके गंतव्य स्थानों की ओर जाने देती हैं। मानव का कार्य पर्यावरण दिशा नहीं बदलता है, एक पल के लिए रोकता है, लेकिन मानव की भी अपनी सीमाएं हैं और उन सीमाओं में रहकर ही अपने कार्यों को संपादित करना होता है। नहीं तो अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और एक पल के अंदर अपना सारा हिसाब किताब बराबर कर लेती है। मानव को इन चीजों के बारे में ध्यान रखना होगा। अभी इसी वर्ष भारत में
अपने देश में गर्मी के महीनों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी, जिसका संबंध अगर देखा जाए तो मानवीय क्रियाओं से है। यानी मानव अपनी आवश्यकताओं को लगातार पूरा करता हुआ आगे तीव्र गति से विकास कर रहा है, क्योंकि ये एक औद्योगिक युग है। हम पर्यावरण के बारे में भूल जाते हैं कि इन क्रियाओं को करने से या इन क्रियाओं को तीव्र गति से करने से हमारे सामने क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या क्या विपदाएं आ सकती हैं। पर्यावरण के जो अनेक कारक या घटक हैं, उन पर क्या नुकसान हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, इन बातों से हटके हमारा उद्देश्य ही हो जाता है कि किसी तरह हम अधिकतम उत्पादकता को प्राप्त करें या अधिकतम आय को प्राप्त करें, भले ही उसके अवज में हमें ज्यादा मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करना पड़े। ये जो संसाधन है उनकी मात्रा धरातल पर निश्चित है। कुछ संसाधन तो ऐसे प्रकार से होते हैं जिनको हम क्षणिक बना सकते हैं, जिनसे हमारी आवश्यकता पूर्ति होती है, लेकिन अनेक संसाधन ऐसे हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, जिनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे हैं और एक लंबी प्रक्रिया के बाद हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। हम उन संसाधनों का लगातार उपयोग करते जा रहे हैं, उसका कुप्रभाव भी हमारे ऊपर व्यापक रूप से पड़ता जा रहा है। इससे हमें सचेत होने की आवश्यकता है। सरकार को अनेक पर्यावरण से संबंधित कठोर नियम बनाने की आवश्यकता है और उन नियमों को राज्य सरकार युद्ध स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ वो जो नियम कानून या लागू कर रहे हैं पर्यावरण से संबंधित, उन पर निरीक्षण करने की आवश्यकता भी है कि हमारी ये क्रिया, ये कानून समाज में किन किन क्षेत्रों में पूर्ण रूप से प्रभावी हो रही है। अगर किसी क्षेत्र में वो क्रिया, वो कानून प्रभावी नहीं हो पा रहा है तो उनके कारकों का विश्लेषण करना होगा कि क्या कारण है कि उस क्षेत्र पर, उस प्रदेश पर, उस भूभाग पर हम पर्यावरण से संबंधित कानूनों को सुचारू रूप से लागू नहीं कर पा रहे। इस पर भी ध्यान देना होगा। साथ ही साथ पर्यावरण की गुणवत्ता और पर्यावरण मानव संबंध को बताने के लिए हमें जन जन तक पहुंचना होगा। विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न संचार माध्यमों से, विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से हमको उन लोगों को अवगत कराना होगा कि हम जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं, बड़े स्तर पे तो होगा ही, साथ ही साथ छोटे स्तर पे जनमानस को, जन जन को उनके बारे में बताना होगा कि हम जो अनेक प्रकार के कार्य कर रहे हैं उससे क्या पर्यावरणीय क्षति हो रही है और उस क्षति को कम करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। इन चीजों को बताना होगा। निश्चित है
कि पर्यावरण के घटकों का जो ह्रास हो रहा है उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि जागरूकता के माध्यम से ही हम इन समस्याओं को कम कर सकते हैं और मानव पर्यावरण के संबंधों के बीच में जो कटुता आ रही है, जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं पर लोगों को अवगत करा सकते हैं, जिससे किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए पर्यावरणीय शक्तियां महत्वपूर्ण होती है। इन बात को भी बताना होगा। विकसित और विकासशील राष्ट्र, विकसित राष्ट्रों को विकासशील राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों द्वारा अनेक प्रकार की सहायताएं प्रदान करना होगा, अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त हो, क्योंकि यह एक किसी राष्ट्र का मसला नहीं है, यह एक विश्व स्तर की समस्या है पर्यावरण। तो इससे हमें बचना होगा, नियम बनाने होंगे, नियम लागू करने होंगे और जन जन तक हमको पहुंचना होगा, तब जाकर हम इससे पर्यावरणीय संबंधों में पुनः मधुरता ला सकते हैं। और ऐसा सभी का दायित्व है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये जो वीडियो नवनिश्चयवाद पर आप सभी के लिए बनाया गया है, इसके माध्यम से आप सभी को नवनिश्चयवाद के बारे में जानकारी प्राप्त होगी और आप सभी लोग इसका लाभ उठाएंगे। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।